of inflation. So the causes of inflation is demand pull inflation. Demand pull inflation is too much money chasing too few goods. बहुत ज़्यादा पैसा बहुत कम गुड्स को चेज कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन. जब डिमांड बहुत हाई हो जाता है एंड इट्स कॉज्ड बाय इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू द इंक्रीज इन गवर्नमेंट या प्राइवेट स्पेंडिंग जब बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है कि जब सप्लाई शॉक की वजह से होता है कि सप्लाई मतलब कम गुड्स है, डिमांड ज़्यादा है. और कम गुड्स क्यों है? क्योंकि सप्लाई शॉक है. ठीक है, जैसे कोविड के ड्यूरिंग कोविड ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ सप्लाई चेन ब्रेक हुआ था तो उसमें सप्लाई कम हो गया था, तो इसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ज़्यादा देखने को मिला था उस वक्त. एंड डिमांड पुल भी था बिकॉज बहुत लोगों का जॉब गया था. ठीक है, सो ओके. देन स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन. सो इट परसिस्टेंट इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय डेफिशिएंसीज. दिस इज द परसिस्टेंट इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय deficiencies in certain conditions of economy such as backward agricultural technique causing underproductivity and hence becoming source of inflation, infrastructure bottlenecks etc. तो structural problem की वजह से जो inflation होता है that is called structural inflation. Then comes other causes like speculation can be there and catalyzation of producers, hoarding, imported inflation due to international price rise rising or due to exchange rate depreciating. Exchange rate down जा रहा है तो this can also lead to imported inflation. उसके बाद high inflation hurts. How high inflation hurts? The problem of inflation क्या है कि low income groups are particularly hurt. People on fixed income are also hit. On export side देखें तो inflation may discourage export as domestic markets offer profitable prices. अगर domestic market में ही प्रॉफिट अगर होने लग जा रहा है तो वाई वुड एनीबडी एक्सपोर्ट. सो इन्फ्लेशन, तो दैट इज द नेगेटिव साइड ऑफ इन्फ्लेशन. इट मे ऑल्सो लीड टू द हायर प्रोडक्शन कॉस्ट मेकिंग एक्सपोर्ट लेस competitive. Production cost will become higher and export will become less competitive, less profitable, and it may stimulate export also. It may also stimulate export if the domestic inflation is causing depreciation of rupee. अगर इन्फ्लेशन की वजह से डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी होता है तो इट में ऑल्सो एक्सपोर्ट ये स्टिमुलेट द एक्सपोर्ट ऑल्सो. इन्फ्लेशन कैन ड्रैग डाउन ग्रोथ एज इन्वेस्टमेंट में रिड्यूस. ठीक है, अच्छा. इन्फ्लेशन से क्या होता है कि ग्रोथ पे भी निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है. क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट घट जाएगा और सेविंग रेट भी घटेगा. ठीक है, क्योंकि सेविंग रेट क्यों घटेगा? क्योंकि स्पेंडिंग ज़्यादा करना पड़ेगा. सो इन्फ्लेशन. और उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन टैक्स. इट्स अ हिडन टैक्स. जैसे अब इनकम बढ़ेगा, इन्फ्लेशन होगा तो फिर सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, सैलरी बढ़ाने पर तो उसके ऊपर रिस्पेक्टिव इनकम टैक्स भी बढ़ेगा. तो दैट इज हिडन टैक्स. इन्फ्लेशन टैक्स इज अ हिडन टैक्स. देन गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट में गो अप. ओके, एंड एज द नीड फॉर सब्सिडीज इज मोर टू मेक गुड्स एंड सर्विसेज अफोर्डेबल. हाउएवर इन्फ्लेशन एट अ मॉडरेट लेवल इज गुड. इसको क्या बोलते हैं? क्रीपिंग इन्फ्लेशन. तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज गुड and it also necessary for wages to go up. उसके बाद आता है डिफ्लेशन एंड इट्स रिस्पॉन्स. वाइल इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस डिफ्लेशन. ठीक है, अगर इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशनरी सिचुएशन है तो इसका मतलब क्या? डिमांड कम है. ठीक है, तो इसलिए डिमांड को बढ़ाने के लिए मेजर्स लेने पड़ेंगे. डिफ्लेशन है मतलब डिमांड कम है. ठीक है, बाई प्रोडक्ट्स गोज डाउन बिकॉज दे एक्सपेक्ट टू पे लेस एज प्राइस फॉल्स. फिर क्यों डिमांड क्यों कम है? क्योंकि उन्हें लगता है कि यार अभी मार्केट मंदा जा रहा है और नीचे गिरेगा तो खरीदेंगे. वाइल डिमांड क्रैशेज प्रोड्यूसर कैन नॉट सेल. अभी देखो प्रोड्यूसर का क्या प्रॉब्लम है कि डिमांड घट रहा है तो प्राइस घट रहा है, तो डिमांड घट रहा है प्राइस भी घट रहा है, तो प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि विल ट्राई टू होल्ड और ही विल नॉट बी एबल टू सेल, और इफ यू विल सेल दैट विल बी ऑन लॉस. सो दैट में लीड टू बैंक्रप्सी एंड फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट होगा एंड इसके बाद दोबारा से फिर से क्या होगा कि डिमांड घटेगा. सो दिस वे द वे टू डील विद डिमांड इज़ बाई पंप प्राइमिंग. इसको हैंडल करने के लिए क्या है? पंप प्राइमिंग. तो पंप प्राइमिंग का जो कॉन्सेप्ट है जॉन मेनर्ड केनेसियन इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है कि जब अब ऐसा डिफ्लेशनरी सिचुएशन हो तो गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करके पंप प्राइमिंग करना चाहिए. इकोनॉमी में पैसे छोड़ने चाहिए किसको? गवर्नमेंट को. दिस इज ए केनेशियन वे. ओके, दिस इज केनेशियन वे. देयर आर फिजिकल एंड मॉनिटरी रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं. फिजिकल रेमेडीज़ क्या होते हैं? जैसे टैक्स रेट कम कर दो.
ठीक है। टैक्स रेट कम कर दो टू बूस्ट द डिमांड फ्रॉम कस्टमर्स। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाओगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, तो इट विल लीड टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। मॉनेटरी रिस्पॉन्स क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। मोर करेंसी टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, ज़्यादा करेंसी प्रिंट करेंगे। प्राइस स्टेबिलिटी एंड ऑप्टिमम इन्फ्लेशन। प्राइस स्टेबिलिटी का टास्क किसको, इन्फ्लेशन टारगेटिंग का टास्क किसको दिया गया है अभी, आरबीआई को। तो आरबीआई कहता है कि इन्फ्लेशन रेट कितना होना चाहिए, 4% होना चाहिए आइडियली, उसका 2% ऊपर नीचे हो सकता है, +-2%। तो लो लेवल ऑफ प्राइसेज एंड नेगेटिव इन्फ्लेशन may lead to short term comfort to the consumer but are not desirable। जैसे लो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, अगर प्राइस का लेवल लो हो और निगेटिव इन्फ्लेशन हो, दैट इज डिफ्लेशन हो, तो कंज्यूमर को शॉर्ट टर्म में तो सही रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में चूंकि इंडस्ट्रीज डूब जाएंगी तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, प्रोड्यूसर भी सफ़र करेगा, कंज्यूमर भी सफ़र करेगा, सभी सफ़र करेंगे। सो इन इंडिया आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड अ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इन 2015 विच सेज दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। मॉनेटरी पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव है, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड कंटेन CPI विद इन 4% ±2%। तो मॉनेटरी पॉलिसी का पर्पस क्या है भाई, ये है कि प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन रहे और ये भी है कि ग्रोथ भी होता रहे। तो इसके लिए इन्होंने दोनों ने मिलकर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई, इन्होंने टारगेट किया है कि 4% ±2%, ठीक है, 4% ±2% का टारगेट रखेंगे इन्फ्लेशन टारगेटिंग। सो दिस लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड ऑप्टिमल ग्रोथ, स्टेबिलिटी, फिजिकल कंसोलिडेशन, फॉरेन ट्रेड एंड वेलफेयर पर्सपेक्टिव से सब तरीके से बेटर है। अब आते हैं जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी एंड इन्फ्लेशन। ये क्या चीज़ होता है, जीडीपी तो होता है कि भाई जितना एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, तो जीडीपी एक्सीड्स इट्स प्रोडक्शन। जीडीपी होता है कि जितना एक्चुअल हुआ, जीडीपी एक्चुअल बेसिस पे होता है। पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है, पोटेंशियल जीडीपी होता है कि अगर इकोनॉमी 100% कैपेसिटी पे काम करती तो कितना जीडीपी होता। तो अभी क्या होगा कि दिस इज पोटेंशियल जीडीपी। अगर जीडीपी जो है पोटेंशियल जीडीपी को एक्सीड करती है तो इस केस में क्या होगा कि जितना मान लेते हैं 100 यूनिट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी थी और इकोनॉमी 105 यूनिट प्रोड्यूस करती है, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा ना, इट विल लीड टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन एंड वाइस वर्सा। अगर जीडीपी इज लेस देन पोटेंशियल जीडीपी तो इट विल लीड टू डिफ्लेशनरी सिचुएशन। दिस इज व्हाट इट इज रिटन। इफ जीडीपी फॉल्स बिलो इट्स पोटेंशियल level, inflation will decelerate as suppliers attempt to utilize the existing idle capacity by cutting the prices। ठीक है, अगर ये कम है, लाइक इट इज़ लेस दैन, इफ इट इज़ लेस दैन 100%, अगर इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है 90, तो ये जो 10% कैपेसिटी है, मतलब 10 यूनिट का जो कैपेसिटी है उसको ऑब्जर्व करने के लिए सप्लायर क्या करेगा, प्राइस इंक्रीज़ नहीं करेगा, सप्लायर प्राइस डिक्रीज़ करेगा ताकि वो 10% का भी प्रोडक्शन हो जाए और फुल कैपेसिटी पे उसकी कंपनी या फिर जीडीपी काम करे, राइट। सो इसके लिए प्राइस कट करेंगे वो। देयर इन्फ्लेशन, देयरफॉर इट इज़ सेड दैट अगर पोटेंशियल जीडीपी इज़ लेस दैन, सॉरी, जीडीपी इज़ लेस दैन पोटेंशियल जीडीपी, तो इन दैट केस इन्फ्लेशन रेट विल डिक्लाइन। ठीक है, इन्फ्लेशन एंड करप्शन की अगर बात करते हैं, थ्रू ब्लैक मनी डिमांड साइड एंड सो डू प्राइसेस। अच्छा, ब्लैक मनी से क्या होता है, डिमांड बढ़ेगा इसलिए प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। होर्डिंग कॉजिंग आर्टिफिशियल स्कार्सिटी एंड कमोडिटी प्राइस स्पेक्यूलेशन। सो टैक्स इवेजन ऑल्सो लीड्स टू इन्फ्लेशन एंड करप्शन। ओके, देन फिलिप्स कर्व द इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। रेट ऑफ इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन घटेगा और एंड वाइस वर्सा। तो इट इज शोन बाय फिलिप कर्व। तो प्राइस स्टेबिलिटी हैज़ अ ट्रेड ऑफ अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। सो इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज एंड इट विल लीड टू मोर जॉब्स एंड लेस अनएम्प्लॉयमेंट। So this is a relation. If inflation increases, unemployment will also unemployment is decreasing. अगर इन्फ्लेशन इज 3% तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ज़्यादा होगा। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल 4% है लेट से, तो इन्फ्लेशन रेट विल ऑल्सो डिक्रीज। सो दिस इज द रिलेशन, दिस इज शोन बाय फिलिप कर्व। इन्फ्लेशन टारगेटिंग।
सो फोकस मेनली ऑन प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन का फोकस प्राइस स्टेबिलिटी है. एज प्रीडोमिनेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी अंडर इट मेंबर और रेंज इज सेट टू बी अचीव्ड बाय सेंट्रल बैंक. आरबीआई फॉलोज दिस पॉलिसी सिंस 2015. इन्फ्लेशन टारगेटिंग का कब से फॉलो कर रही है आरबीआई, और इसके लिए सीपीआई मेजर किया था, सीपीआई +-2%. सो इंडाइसेस एंड ऑफ इन्फ्लेशन इन डिटेल. अच्छा, ये अलग अलग इंडाइसेस हैं. इन्फ्लेशन इज मेजर्ड एट प्रोड्यूसर लेवल, होलसेलर लेवल एंड कंज्यूमर लेवल. दैट इज पीपीआई producer price index, WPI wholesale price index and CPI consumer price index. All price indexes uses a particular year as base year. Price of the goods services basket of the base year is taken and compared with, ठीक है, base year के प्राइस से करंट ईयर को कंपेयर किया जाता है इन ऑर्डर टू चेक. सो पहला टारगेट वो है WPI, जो अभी हमने पहले पढ़ लिया था. ठीक है, WPI इज यूज्ड एज डिफ्लेटर फॉर मेनी सेक्टर्स वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी बाई CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. जब भी कुछ कैलकुलेट करता है जीडीपी तो WPI को एज ए डिफ्लेटर यूज़ कर सकता है. WPI यूज टू डिफ्लेट नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. IIP जब कैलकुलेट करते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं, तो उस केस में किसको एज ए डिफ्लेटर यूज़ करते हैं? WPI. अभी कर दूंगा. Global and domestic investors track WPI for their investment decisions. Global and domestic investors track WPI for their investment decisions. WPI is published by global and domestic investors track WPI. Okay, global investor कौन से इंडेक्स को ट्रैक करते हैं? WPI को ट्रैक करते हैं फॉर देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. WPI इज पब्लिश्ड बाय इकोनॉमिक एडवाइजर इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. कौन पब्लिश करता है WPI? इट इज़ पब्लिश्ड बाय इकोनॉमिक एडवाइजर इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर इकोनॉमिक एडवाइजर जो होते हैं वो WPI को पब्लिश करते हैं विथ अ मंथ लैग, एक महीने के लैग से. इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. वेरियस कमोडिटीज ऑफ WPI कैन बी categorized as primary article, fuel and power and manufactured goods. Primary article like food, minerals, non-food items. Fuel and power में like light, coal, mineral oil etc. Manufactured goods for example food products, beverages and tobacco products, wood, paper etc. ये सबको मिला के WPI का इंडेक्स निकाला जाता है. WPI has all India characteristics. Inflation is WPI is all India characteristics and inflation is calculated on point to point basis. It thus respects seasonality factor. WPI also respects the seasonality factor. Such seasonal items are handled in a special manner. When a particular seasonal item is not available in the market and its prices are not quoted, then its prices are distributed over remaining item and new seasonal items if any. अच्छा, तो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सीजनल में नहीं आता तो उसके प्राइसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पूरे जो भी आइटम्स है उसके ऊपर. देन द एक्यूरेसी ऑफ WPI इज अनसेटिस्फैक्टरी बिकॉज वाई एक्यूरेसी ऑफ WPI इज अनसेटिस्फैक्टरी बिकॉज फॉलोइंग आर नॉट पार्ट ऑफ WPI. लाइक सर्विसेज आर नॉट पार्ट ऑफ WPI, लाइक एजुकेशन, टेलीकॉम एक्सेट्रा. ये जो सर्विस सेक्टर है दैट इज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ WPI का इंडेक्स बास्केट. प्रोडक्ट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ WPI. That are about 35% of total manufacturing of the country, and it is also excluded. Like unorganized sector का जो products है that is also not forming part of WPI. Then government has changed the WPI base year from 2004-05 से 2011-12, which is in line with the GDP and IIP estimation. So what is the base year of WPI? It is 2011-12. What is the base year of GDP and IIP? Both. GDP, IIP and WPI इन तीनों का बेस ईयर इज 11-12. बेस ईयर चेंज्ड बाई, एंड हु चेंज द बेस ईयर? इट वाज चेंज्ड बाई ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल DIPP अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. देन कम्स इन WPI basket number of commodity. So in WPI basket number of commodity increased from 677. Okay, number of commodities का वो increase हो गया, लगभग 700 commodities हैं. In the quotation from 5, और पहले प्राइस पहले आइटम्स होते थे
and number of quotations from 5482 to 8. Okay, this is very factual, we don't have to remember. Now WPI doesn't include taxes in order to remove the import of fiscal policy, hence it is close to PPI. Okay, new series separately presents WPI food index. अच्छा, WPI फूड इंडेक्स एक अलग से निकाला जाता है, WPI फूड इंडेक्स which along with CPI food index published by CSO. So WPI food index and CPI index is published by CSO, and WPI is published by whom? So WPI is published by Office of Economic Advisor under Ministry of, किधर गया, WPI is published by मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का ये इकोनॉमिक एडवाइज़र. इट इज़ पब्लिश बाय इकोनॉमिक एडवाइज़र इन द, नहीं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. WPI इज़ पब्लिश्ड बाय इकोनॉमिक एडवाइज़र अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विद अ मंथ, वीक, महीने का डिले से पब्लिश होता है. ठीक है, फिर होते हैं कि द एक्यूरेसी ऑफ WPI इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री. ओके, पढ़ लिया हमने. अब आते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. CPI इज़ चेंजेस इन मेजर्स चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसमें गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों का इसमें प्राइस मेजर होता है. ठीक है, बाय हाउस होल्ड एंड ऑन अ पॉइंट टू पॉइंट बेसिस इसका भी प्राइस मेजर होता है. कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड बास्केट, और इसका भी बास्केट फिक्स्ड है, इट्स बास्केट इज फिक्स्ड. Then sub indexes are computed for different categories and then combined to get overall index. These are इसके अलग अलग सब इंडेक्स like CPI for industrial workers, then CPI for agricultural labor, and then rural labor CPI, then CPI all India, then CPI all India urban and rural दोनों के लिए, then then CPI all India combined. ठीक है, और एक CPI अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉई हुआ करता था जिसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया. ओके, तो अभी कितने CPI हैं? एक CPI इंडस्ट्रियल वर्कर है, CPI एग्रीकल्चरल लेबर है, रूरल लेबर रूरल लेबरर्स CPI एक है, एक CPI ऑल इंडिया अर्बन, CPI ऑल इंडिया रूरल एंड CPI ऑल इंडिया कंबाइंड. आई थिंक ये जो दोनों है CPI, ये लेबर ब्यूरो पब्लिश करता है, लेबर ब्यूरो. ठीक है, एंड आई थिंक दिस ऑल्सो रूरल लेबर CPI, और ये NCSSO पब्लिश करता है. ईच कमोडिटी इज गिवन अ स्पेसिफिक वेटेज विच डिफर फ्रॉम वन इंडेक्स टू अनदर इंडेक्स. इन ऑर्गेनाइज सेक्टर CPI IW इज यूज्ड एज कॉस्ट ऑफ लिविंग. ऑर्गेनाइज सेक्टर में CPI इंडस्ट्रियल वर्कर इज यूज्ड एज कॉस्ट ऑफ लिविंग index. It is responsibility of Ministry of Labor to compile and release data of CPI IW and CPI AL and CPI RL. So this CPI industrial worker, CPI agricultural labor and CPI rural labor, ये Ministry of Labor के अंदर, Ministry of Labor के अंदर जो लेबर ब्यूरो है वो पब्लिश करता है. Then the DA of government employee and wages contracts बिटवीन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट आर बेस्ड ऑन CPI. डियरनेस अलाउंस किसके ऊपर बेस्ड है? CPI के ऊपर. CPI इज यूज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड RBI, सेंट्रल गवर्नमेंट RBI टू टारगेट द इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए CPI यूज किया जाता है. CPI इज ऑल्सो डिफ्लेटर इन नेशनल अकाउंट विथ WPI. नेशनल अकाउंट विथ WPI में कौन सा डिफ्लेटर है? CPI इज द डिफ्लेटर. ओके, देन बेस ईयर फॉर CPI आर एज फॉलो. CPI इंडस्ट्रियल वर्कर का बेस ईयर क्या है? 2001. CPI एग्रीकल्चर लेबर का तो और पुराना है, 86-87, और रूरल लेबरर का भी 86-87 है. तो CPI एग्रीकल्चरल लेबरर और रूरल लेबरर इन दोनों का बेस ईयर 86-87 है, और CPI इंडस्ट्रियल वर्कर का 2001 है. अब आते हैं ये न्यू CPI सीरीज 2015. सो CSO मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन 2015 रिवाइज्ड बेस ईयर फ्रॉम 2010 से 2013. अभी क्या है? बेस ईयर 2013 है. WPI का बेस ईयर 2011-12 है, और CPI का बेस ईयर 2013 है. ओके, एंड द बॉट मेनी मेथोडोलॉजिकल चेंजेस.
So this is not 2013, this is 2012. So 2012 is the base year for CPI also. ओके एंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इंक्रीज. अच्छा, नंबर ऑफ ग्रुप्स इसमें चेंजेस क्या क्या लाए कि नंबर ऑफ ग्रुप इंक्रीज फ्रॉम 5 to 6. इसमें पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स हैज़ बीन मेड अ सेपरेट ग्रुप एंड देन एग हैज़ नाउ बीन मेड अ सेपरेट ग्रुप. सेपरेट सब ग्रुप बना दिया है एग को. एंड सैम्पल साइज हैज़ बीन इंक्रीज्ड फॉर डेटा कंपाइलेशन. द न्यू CPI वेटेज फॉर फूड एंड बिवरेज इज़ 45%. अच्छा, फूड एंड बिवरेज के लिए अभी CPI का क्या है 45.86%, ऑलमोस्ट 41%. एंड CPI फॉर वेटेज फॉर फ्यूल सेगमेंट इज मेयरली 7% के अराउंड. प्राइस तो सबसे ज़्यादा CPI के अंदर फूड एंड बिवरेज का वेटेज होता है. देन प्राइस डेटा आर कोलेटेड फ्रॉम सिलेक्टेड टाउन्स. प्राइस डेटा आर कोलेटेड फ्रॉम सिलेक्टेड टाउन्स. अच्छा, इसमें WPI में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है ये प्लीज़ अभी चेक करके बताइए हमें. Price data are collected from selected towns, okay, by the NSSO. प्राइस डेटा कौन सेलेक्ट करता है? NSSO करता है. एंड सेलेक्टेड विलेजेस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट. तो जो प्राइस डेटा है वो कौन सेलेक्ट करता है? सेलेक्टेड विलेजेस एंड सेलेक्टेड टाउन्स डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा. अच्छा, विलेजेस के अंदर जो सैम्पलिंग का काम कौन करता है? सिलेक्शन का काम कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट करता है. बट टाउन्स के अंदर जो सिलेक्शन का काम कौन करता है? NSSO करता है. CPI रिफ्लेक्ट्स रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द प्राइसेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज. बिकॉज CPI रूरल की अगर बात करें तो प्राइसेस आर कलेक्टेड फ्रॉम एवरी डिस्ट्रिक्ट. जो CPI का जो प्राइस होता है दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री. दैट इज फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट एटलीस्ट 2 विलेजेस आर सेलेक्टेड एंड डेटा ऑफ 310 सेलेक्टेड टाउन्स आर ऑल्सो टेकन. तो CPI रूरल में काफ़ी सारा वाइड डेटा रहता है. हर एक डिस्ट्रिक्ट से कम 2 गांव का डेटा लिया जाता है. एंड मंथली प्राइस वेरिएशंस आर ऑल्सो कैप्चर्ड. मंथली प्राइस वेरिएशन भी CPI में कैप्चर किया जाता है. देन ओनली ट्रांजैक्शन प्राइसेस, दैट इज प्राइसेस एक्चुअली पेड बाय द कंज्यूमर्स आर कलेक्टेड फॉर कंपाइलेशन. सिर्फ ट्रांजैक्शन प्राइसेस. अच्छा, सिर्फ ट्रांजैक्शन प्राइस कलेक्ट किया जाता है. ठीक है. देन ओवरऑल कंजम्पशन expenses including PDS are considered in the basket. अच्छा, ओवरऑल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जितने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जिससे चाहे वो PDS से ही क्यों ना आ रहा हो, दैट इज ऑल्सो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बास्केट. देन CPI अर्बन, ये दिस वाज फॉर CPI रूरल. अभी आते हैं CPI अर्बन में क्या होता है. ऑल CPI रूरल में हमने देखा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक तो लिया जाता है डेटा. ठीक है. और इसमें जो एक्चुअल प्राइसेस है उसको कंसिडर किया जाता है और PDS से जो पैसा वो आ रहा है उसको भी कंसिडर किया जाता है कंजम्पशन एक्सपेंसेस में. फिर आते हैं CPI अर्बन की अगर बात करें तो ये ऑल इंडिया टाउन्स हैविंग पॉपुलेशन मोर देन 2 लाख. सारे शहर, इंडिया के सारे शहर जिसका पॉपुलेशन 2 लाख से ज़्यादा है एज़ पर 2001 सेंसस, उसको कंसिडर किया जाता है एज अ सैम्पल इन CPI अर्बन. और वो सिलेक्ट किया जाते हैं ऑन ए रैंडम बेसिस एंड ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज आर सिलेक्टेड ऑन द रैंडम बेसिस. Then entire process is done in electronic mode. CPI is released every month. CPI is released every month और 12th day. CPI कब रिलीज होता है? हर एक महीने के 12 तारीख को CPI रिलीज होता है. कौन सा CPI? लेकिन ये CPI अर्बन है. CPI अर्बन की बात कर रहे हैं हम. CPI अर्बन की जो बात कर रहे हैं ये हर एक महीने के 12th तारीख को रिलीज होता है. एंड RBI यूजेज CPI ऑल इंडिया कंबाइंड. RBI कौन सा CPI यूज़ करता है? ऑल इंडिया कंबाइंड सोलली फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग. ठीक है. ऑल इंडिया कंबाइंड जो CPI है वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए यूज होता है. सोलली फॉर RBI यूजेस CPI ऑल इंडिया कंबाइंड सोलली फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग. ठीक है. इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए कौन सा CPI होता है? CPI ना है रूरल ना अर्बन, ये ऑल इंडिया कंबाइंड यूज़ किया जाता है. CPI WPI में क्या डिफरेंस है? WPI इज ओनली फॉर गुड्स, CPI इज गुड्स प्लस सर्विसेज बोथ. WPI इज होलसेल लेवल पे देखता है, CPI कंज्यूमर लेवल पे देखता है या रिटेल लेवल पे देखता है. अच्छा, ऊपर हमने पूछा था कि वेटेज किसका है, तो इसमें फूड का WPI के अंदर फूड का वेटेज कम है, बल्कि यहाँ पे फूड का वेटेज मोर देन 40% है. फिर लॉजिस्टिक्स एंड टैक्सेज आर नॉट कवर्ड अंडर द WPI. लॉजिस्टिक्स और टैक्सेज आर नॉट एडेड, लेकिन यहाँ तो कंज्यूमर तक पहुँचने के लिए इसको ऐड करना ही पड़ेगा. तो लॉजिस्टिक्स एंड टैक्सेज आर एडेड. देन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंटरमीडिएट गुड्स लाइक मेटल, मिनरल्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो इंक्लूडेड. जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंटरमीडिएट गुड्स भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है WPI में. लेकिन
CPI के अंदर these are not included because they are not directly consumed by the consumers. ठीक है. So this is why it is not this is the difference between CPI and WPI. तो इसमें लॉजिस्टिक इंक्लूड हो करते हैं WPI में, लेकिन CPI में WPI में लॉजिस्टिक इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन CPI में इंक्लूड करते हैं. ठीक है. अब आते हैं रिलेवेंस ऑफ WPI एंड CPI. WPI इज़ यूजफुल फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट्स वाइल CPI इज CPI basket does not include machinery, chemicals and so on. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेज ऑफ CPI इज़ द कंज्यूमर टैरिफ नॉट इंडस्ट्रियल टैरिफ. हाँ, CPI में जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेज है वो कंज्यूमर के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए नहीं है. CPI ऑल इंडिया कंबाइंड इज़ द मोस्ट डिपेंडेबल इंडेक्स फॉर द कंज्यूमर एंड RBI यूजेज इट फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग. अब सर्विसेज के लिए कोई अलग से प्राइस इंडेक्स है क्या? तो इंडिया के अंदर सर्विस एक ऑलमोस्ट 60% ऑफ GDP अकाउंट फॉर करता है, बट WPI डजंट इंक्लूड सर्विसेज एंड CPI डज नॉट इंक्लूड सर्टेन सर्विसेज लाइक मेडिकल केयर, एजुकेशन, रिक्रिएशन एक्सेट्रा, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियलाइजेशन. बट सम मेजर सर्विसेज लाइक ट्रेड, होटल, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, ये सब इसके पार्ट करते हैं, आर नॉट कवर्ड. सॉरी, बट सम मेजर. अच्छा, CPI ये सारे को इंक्लूड करता है, जैसे मेडिकल हो गया, एजुकेशनल हो गया, रिक्रिएशनल हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब इंक्लूड करता है CPI, लेकिन ये एक्सक्लूडेड है. क्या क्या? होटल, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, ये CPI का पार्ट नहीं है. तो DIPP अंडर मिनिस्ट्री ऑफ C&I, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर जो DIPP है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है वो इज़ वर्किंग ऑन टू कम अप विद अ न्यू सर्विस प्राइस इंडेक्स. एक सर्विस प्राइस इंडेक्स बनाने की बात चल रही है. फिर गवर्नमेंट हैज़ पब्लिश्ड सर्विस प्रोड्यूसर इंडेक्स फॉर 10 सर्विसेज इन 2018 ऑन ट्रायल. अब आते हैं फूड प्राइस इंडेक्सेस इन इंडिया. WPI और CPI के लिए सेपी, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडाइसेस, Consumer food price indices causes food product consumption by a specific population with reference to 2012 base year. Published in 3 categories: rural, urban and combined. ये कौन रिलीज करता है? Released by whom? Let me know. Who releases this consumer food price index? Then FAO food price index measures the monthly change in intermediate prices of a basket of 5 food कमोडिटीज़. 5 फूड कमोडिटीज़ के अंदर जो मंथली चेंजेस क्या हुए हैं, ये FAO का फूड प्राइस इंडेक्स मेजर करता है. और ये कौन कौन से 5 प्रोडक्ट्स हैं? जैसे सीरियल्स, वेजिटेबल ऑयल, डेयरी, मीट एंड शुगर. बेस ईयर इज़ 2002 से 2004. फिर एक है रेसिडेक्स. रेसिडेक्स कौन सा इंडेक्स है? द कंट्रीज फर्स्ट हाउसिंग प्राइस इंडेक्स वाला. कंट्री का पहला जो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है उसका नाम क्या है? रेसिडेक्स. कंट्रीज फर्स्ट हाउसिंग प्राइस इंडेक्स इज कॉल्ड रेसिडेक्स. तो इट वाज लॉन्च्ड इन 2007 बाय द नेशनल हाउसिंग बैंक. इसको किसने लॉन्च किया है? नेशनल हाउसिंग बैंक ने इसको लॉन्च किया है. किसको? रेसिडेक्स को. इट हेल्प्स द बैंक एंड सेलर्स टू चेक एंड कंपेयर द प्राइसेस. फिर उसके बाद एक हाउसिंग प्राइस इंडेक्स RBI भी रिलीज करता है. हाउसिंग प्राइस इंडेक्स RBI रिलीज करता है. इट्स अ क्वार्टरली रिलीज. इट्स अ क्वार्टरली रिलीज. जो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है कौन सा रिलीज है? क्वार्टरली रिलीज है. ठीक है, इट्स अ क्वार्टरली रिलीज. ओके, सॉरी. सो HPI हाउसिंग प्राइस इंडेक्स इज अ क्वार्टरली रिलीज. रेसिडेक्स का क्या पीरियोडिसिटी है? पीरियोडिसिटी लेट मी नो. मंथली होता है, क्वार्टरली होता है या एनुअल होता है? ओके, नाउ हाउसिंग प्राइस इंडेक्स इज रिलीज्ड फॉर 10 मेजर सिटीज़. इसका बेस ईयर 10-11 है. फिर कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2000. अंडर दिस एक्ट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू बाई हायर पेनल्टी टू लेवी हायर पेनल्टी फॉर डिले इन डेटा ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ डेटा. मतलब डिले या मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इज कैन बी मतलब गवर्नमेंट कैन पनिश अंडर द कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2000. ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन का ट्रेड ऑफ. अच्छा, अगर हायर ग्रोथ होगा तो भाई आपको इन्फ्लेशन तो झेलना ही पड़ेगा. तो दोनों का बैलेंस बनाने का काम किसका है? RBI का. दस द ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन आर
intimately connected, one being traded for other. However, this trade-off is short term. ये जो trade-off है short term है. As Dr. Rajan says, growth is marathon. अच्छा, राजन जी ने कहा है कि growth क्या है, मैराथन है. While overheating and slow down are temporary pauses to gain the greater strength. Government steps to control inflation. अच्छा, तो इसे many short term medium term measures are there like strategic reserve of 5 million tons of wheat and rice. अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो गवर्नमेंट राइस एंड वीट को बंटवाने लग जाती है. ठीक है. इन एडिशन, दिस इज इन एडिशन टू FCI's बफर स्टॉक टू मेक द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड लोअर प्राइसेस. फिर प्राइस सिचुएशन इज रिव्यूड पीरियडिकली एट अ हाई लेवल मीटिंग सच एज कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइस. जो एक कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइस है वो हर बार मतलब पीरियडिक बेसिस पे प्राइस का सिचुएशन मॉनिटर करते हैं. फिजिकल मेजर्स क्या है, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी घटा देंगे ऑन फूड आइटम्स, सब्सिडाइज फूड देने लग जाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देंगे. ये कब होगा, जब आपका इन्फ्लेशन डाउन जा रहा है या इन्फ्लेशन ज़्यादा है, उस केसेस में ये सारे मेजर्स लेंगे. एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर क्या है कि बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ फूड आइटम्स, डी होर्डिंग, फूड आइटम्स का बैन कर देंगे एक्सपोर्ट करना, डी होर्डिंग. फिर जन औषधि शॉप्स फॉर चीपर मेडिसिन, देन आयुष्मान भारत शॉप्स फॉर फ्री मेडिकल, मॉनिटरी मेजर्स, रेपो रेट एक्सेट्रा बढ़ा देंगे. ठीक है. देन इम्पोजिंग स्टॉक लिमिट्स बढ़ा देंगे, मतलब कि कम से कम स्टॉक रखना है आपको, ऐसा कर देंगे. फिर आते हैं 2018 का इन्फ्लेशन के रीजंस क्या थे. ग्लोबल क्रूड प्राइसेस एंड रूपी डिप्रिसिएशन, हायर MSP बाय गवर्नमेंट एंड फिजिकल डेफिसिट टारगेट नॉट एडर्ड.